अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फरीहा मिर्ज़ा एकेडमी। आज से हम अपने 9th क्लास की बुक को ही कंटिन्यू रखेंगे। पिछली वीडियोस मैंने बनाई थी सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम के बारे में। अगर आप लोगों को सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम नहीं पता है कि ये क्या होता है, तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी इन सब के, तो आप लोग वॉच कर लीजिएगा मेरी वीडियोज़ को और अच्छे से कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आज हम जो 9th क्लास की बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे, ये हमारा लेक्चर 4 है और ये पेज नंबर भी 4 है। 9th क्लास का जो टॉपिक है जिसका नाम है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। जो बायोलॉजी के जितने भी रिलेशन ताल्लुक है ना, वो दूसरी साइंसेस के साथ आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक बायो है और एक फिज़िक्स। अगर ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, क्या स्टडी करेंगे। कोई बच्चा इस फील्ड को ज्वाइन करता है तो क्या पढ़ता है, वो क्या स्टडी करता है, क्या समझता है। ठीक है, तो ये सारी फील्ड्स हैं। आपकी बुक में टोटल 5 फील्ड्स दी गई हैं, तो आज हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है बायोफिजिक्स। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच लॉ एंड टेक्निक ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये हुआ, ये फिज़िक्स की ब्रांच है, फिज़िक्स की ब्रांच है बायोफिजिक्स। कि फिज़िक्स के लॉज और टेक्निक्स होते हैं ना, वो अप्लाई किए जाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए लाइफ के प्रोसेस को। द रेडियो फिजिक्स ब्रांच वेयर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर ट्रेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल विद इन द ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आइसोटोप्स क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाऊँ कि ये एक हाइड्रोजन है, इसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है। इसी तरीके से मैंने दूसरा हाइड्रोजन ले लिया तो इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होगा। अब तीसरा हाइड्रोजन भी ले लिया तो इसके अंदर है ना 1 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होगा। तो इसी तरीके से इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो सबके अंदर है, पर जो न्यूट्रॉन है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जिसकी वजह से इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा ना, हैवी हो जाएगा। ये अपने अंदर से ना शुआएँ जो होती है ना, रेडिएशन, उनको रिलीज़ करेगा, उनको बाहर निकालेगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है ना, ये आइसोटोप कहलाता है। अब ये रेडियो एक्टिव यूज़ किया जाता है। अगर हमें देखना हो कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर क्या है, उसको चेक करना हो, ट्रैवल किस तरीके से कर रहे हैं डिफरेंट मटेरियल, तो ये हम सारा जो प्रोसेस करते हैं किसके थ्रू करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मदद से ही देख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 टर्म्स दे दिए आपको, एक रेडियो लेबलिंग और एक कार्बन डेटिंग। रेडियो लेबलिंग का क्या काम होता है? रेडियो लेबलिंग है ना, सैंपल का टुकड़ा लेंगे, अब उस टुकड़े के अंदर है ना केमिकल डालेंगे। जैसे केमिकल डालेंगे ना, उसके अंदर से ना रेडिएशन रिलीज़ होने स्टार्ट होती है। जब वो रेडिएशन निकलेंगी ना, तो रेडिएशन रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। तो इससे मालूम होता है कि एक के अंदर क्या है और दूसरे के अंदर क्या है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस रेडियो लेबलिंग कहलाता है। यहाँ लिखा है कार्बन डेटिंग। अब ये कार्बन डेटिंग क्या होता है? देखिए, ये जो कार्बन डेटिंग है ना, ये प्रोसेस कहाँ होता है? अब देखिए, इसके अंदर जो कार्बन डेटिंग है ना, इस टर्म्स के अंदर हमें मालूम होता है कि जो फॉसल्स की एज होती है ना, उसका पता लगता है। ये फॉसल्स नहीं होते, मैंने आप लोगों को बताया था, जो बहुत कदीम दूर दराज जो चीज़ें नीचे ज़मीन में गड़ जाती हैं, फिर उनको बहुत टाइम बाद अगर वो ऊपर आ जाती हैं तो ये फॉसल्स कहलाती हैं। अब वो किसी की डायनासोर कह लो, या कुछ उसका नाखून हो, या कुछ उसकी हड्डियाँ वगैरह हो, तो ये सारा ना फॉसल्स के उस पर आ जाता है। तो अब उससे पता लगती है कार्बन डेटिंग से ये जो फॉसल्स है उसकी क्या एज है। अब किससे पता लगेगा? ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप के थ्रू पता लगेगा। Some uses of radioactive isotopes in determining the age of fossils। अब ये हम अप्लाई करेंगे ना रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, तो इससे पता लग जाएगा कि इससे मतलब पता लगेगा कि फॉसल्स की क्या एज है, कितना पुराना है, कितना कदीम है। तो ये कार्बन डेटिंग के अंदर आ जाता है, पर इसके अंदर यूज़ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होगा। ठीक है, अब देखिए बायोफिजिक्स के अंदर, अब देखो बायो, अब इसके कुछ यूजेस हैं। मतलब साउंड वेव एज अल्ट्रासाउंड, जो साउंड वेव्स हो रही होती है, ये भी एक फिजिक्स से हम बोल रहे हैं ना, साउंड वेव्स निकल रही है हमारी, तो ये एक फिजिक्स के अंदर आ जाती है। अब जैसे अल्ट्रासाउंड, ये उसके अंदर बायो के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब लेज़र टेक्नोलॉजी, जो लेज़र टेक्नोलॉजी होता है ना, ये सारा फिज़िक्स और बायोलॉजी से रिलेट करता है। मतलब इसके अंदर ये फिज़िक्स आ गया और इसके अंदर बायोलॉजी आ गया, सॉरी, इसके अंदर फिजिक्स आ गया, इसके अंदर बायोलॉजी आ गया। तो ये दोनों चीज़ें किससे रिलेट करती हैं? फिजिक्स और बायोलॉजी के अंदर। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर फिजिक्स का भी काम हो रहा हो और बायोलॉजी की बात हो रही हो। अब देखिए, ये सेकंड रिलेशन है
बायोमैथमेटिक्स को बायोमेट्री भी कहते हैं। इट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक विच कलेक्ट डाटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए हमारी जो ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है, जिसके अंदर हम जानदारों के डाटा जितना भी होता है ना उसको कलेक्ट किया जाता है। इस वाली ब्रांच के अंदर जानदारों लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेटा को कलेक्ट किया जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च। और ये वाली जो ब्रांच होती है ये रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड रिलेशन दिया है बायोकेमिस्ट्री। इट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल which form living organism or cell and required authentic knowledge about biology and chemistry to explain the synthesis of biomolecules and function of different molecules in the body and organism। अब इसका मतलब ये हुआ, ये ब्रांच होती है बायोलॉजी जिसके अंदर जिसका ताल्लुक होता है स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखिए स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये जानदारों के अंदर सेल्स जानदार को और सेल को बनाने में मदद देता है। अब ये ऑथेंटिक नॉलेज हमें प्रोवाइड कर रहा होता है बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की, जिसे एक्सप्लेन करके जो बन रहा होता है ना वो बायोमोलिक्यूल्स बन रहा है। अब बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें बनाने में मदद दे रहे होते हैं। और उनके फंक्शन जो इंसान की बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस हो रहे होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो ये सारा काम जो कर रहा होता है ना ये बायोमोलिक्यूल्स के थ्रू हो रहा होता है। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ रिलेशन है बायोजियोग्राफी। बायो का मतलब लाइफ, जियो का मतलब अर्थ और ग्राफी का मतलब पार्ट। इट डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब ये हुआ जो डिफरेंट मुख्तलिफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जानदार होते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है दुनिया के अंदर। ठीक है, अब जैसे कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो गर्म इलाकों पे रहते हैं और कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो ठंडी जगहों पे रहते हैं और कुछ जो पानी के अंदर रहते हैं। अब जो फ़िश होती है वो पानी के अंदर रहती है, अगर उसे बाहर निकाल दिया जाए तो वो मर जाएगी। अब जैसे जो गर्म इलाकों पे रहते हैं अगर उन्हें ठंडी जगह पे ले जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से ये वाली जो रिलेशन होता है ना इसके बारे में बात होती है, मतलब जानदारों की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है कि उनको अलग अलग इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अगर गर्म से ठंडे इलाके पे ले आए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये फिफ्थ ब्रांच है बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है बिजनेस, कारोबार। ठीक है, इट डील विद द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन मीट प्रोडक्शन, कैलकुलेट फॉर कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ ये ना इकोनॉमिक्स से ताल्लुक़ रखती है, बिज़नेस से ताल्लुक़ रखती है। इसमें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके पैदावार में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखिए लोग होते हैं वो इकोनॉमिक्स का काम करते हैं, मतलब जानवर पालते हैं फिर उन्हें आगे सेल करते हैं। अब देखिए जानवर पे खर्चा जितना भी आया, कैलकुलेट फॉर कॉस्ट वैल्यू, वो सब कैलकुलेट करते हैं जिस पर कितना खर्चा आया, फिर उसे आगे कितनी रकम में प्रॉफिट लगा के उस पर सेल आउट किया। तो ये सारा जितना भी मतलब ये रिलेशन है ना ये कहलाता है बायो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।